हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। तो यहाँ पे देखिए आज का जो ये सेशन होने वाला है, इसमें हम लोग आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर का पेपर नंबर 2 सॉल्व करेंगे। पेपर 1 में जो आपका 150 क्वेश्चन किया गया था तो वो 3 पार्ट में करा दिया गया है। यदि आप उसको नहीं देखे हो तो इसमें आपका प्लेलिस्ट बना है, उसे जाके आप वहाँ पे देख पाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग आज जो देखने वाले हैं सेकंड पेपर में, इसमें भी हम लोग 50 प्रश्न के एक एक पार्ट करके यानी टोटल 3 पार्ट में इसको कंप्लीट कर लेंगे। और ये टोटल काफ़ी महत्वपूर्ण भी है आप सभी के लिए। और साथ ही साथ यदि आप बैच से जुड़ना चाहते हैं जो कॉलेज लेक्चरर या आरपीएस यूपीएचईएससी का है, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, वहाँ आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगा। तो कल से जो है ये शुरुआत किया जाएगा यानी 25 से। ठीक, तो यहाँ पे देखिए जो सेकंड पेपर है उसको हम लोग सॉल्व करने से पहले यहाँ सिलेबस देख लेते हैं। साइट पे वैसे इंग्लिश में सिलेबस अवेलेबल था, ये हमें हिंदी में मिला है जो हेमंत शर्मा जी ने इसका यहाँ पे ट्रांसलेट किया है। फ़िलहाल हिंदी और इंग्लिश का कोई बहुत ज़्यादा अंतर है नहीं सिलेबस में, फिर भी आप लोग देख लीजिए सिलेबस में क्या क्या है। आपका आर्थिक भूगोल पढ़ना है। ठीक, ये आपका भाग 1 में दिया है। इसके अंतर्गत एक यूनिट है आर्थिक भूगोल, एक है कृषि भूगोल, एक आपका औद्योगिक और परिवहन भूगोल। ये सभी किससे संबंधित है? नेट का वही सिलेबस है आपका। ठीक, उसके बाद आपका प्रादेशिक नियोजन यानी कि रीजनल प्लानिंग है। उसके बाद आपका देखिए सेकेंड जो पार्ट है उसमें जनसंख्या आदिवास, सेम यही नेट में भी है। तो पॉपुलेशन हो गया और आदिवास हो गया, सेटलमेंट ज्योग्राफी। उसके बाद देखिए कल्चरल, पॉलिटिकल और सोशल, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक भूगोल। तो इसमें अलग अलग जो है सामाजिक सांस्कृतिक का है ये और राजनीतिक भूगोल हो गया। उसके बाद प्रादेशिक की बात करें तो प्रादेशिक में देखिए पार्ट 4 में आपका भारत का भूगोल जो है ये इसमें शामिल किया गया है। उसके बाद जो है यूनिट नंबर 10, ये आपका राजस्थान का भूगोल है, राजस्थान स्पेशल से है। तो ये हम लोग करेंगे, इसका फ्री में आपको यहाँ पे टोटल कोर्स अवेलेबल कराया जाएगा राजस्थान की ज्योग्राफी का। तो आपके लिए इसका और प्रैक्टिस सेट की भी बात हमने किया था। तो चलिए हम लोग आते हैं अब पेपर पे। पेपर आपका साइट पे भी अवेलेबल है। यहाँ पे देखिए पहला जो प्रश्न दिया गया तो इसमें कितना है आपका आर्थिक भूगोल हो गया, पॉपुलेशन है। आर्थिक भूगोल में आपको एग्रीकल्चर पढ़ना है, रीजनल प्लानिंग पढ़ना है। ठीक, पॉपुलेशन और अधिवास है। उसके बाद आपका कल्चरल और पॉलिटिकल है, फिर आपका इंडिया है। तो ये सेकंड पेपर है, इसमें भी आपका टोटल 150 प्रश्न आएगा और एक प्रश्न जो है 0.5 मार्क्स का होगा यानी कि 75 नंबर के टोटल प्रश्न होंगे। अब देखिए यहाँ पे जो आपका प्रश्न दिया गया है तो इंग्लिश हिंदी दोनों में देख लेते हैं कि लिस्ट 1 लिस्ट 2 को मैच कराना है। रिलेटिव इंपॉर्टेंट ऑफ क्रॉप्स, क्रॉप एरिया एंड नंबर ऑफ लाइव स्टॉक और मैक्सिमम डिस्टेंस और मिनिमम डेविएशन। तो यहाँ पे देखिए शस्त्र संयोजन की बात की जा रही है और अलग अलग यहाँ पे आपका मैच कराना है आपको। चलिए पहला जो प्रश्न आपका दिया गया है तो इसमें आपका फसलों के सापेक्षिक महत्व की बात किसने किया है? देखिए कोपाक, आयर, जॉनसन, बीवर। जो हमने आपका कृषि भूगोल आप लोगों को पढ़ाया है उसमें सभी के सिद्धांतों को, सभी के बारे में बताया भी है, इससे एक्स्ट्रा भी बताया है जहाँ से आपके प्रश्न नहीं आते लेकिन संभावना बनती है। ठीक, तो एग्रीकल्चर ज्योग्राफी को आप देख लीजिए वहाँ पे। तो यहाँ पे फसलों के सापेक्षिक घनत्व की या सापेक्षिक महत्व की बात करें तो यहाँ पे देखिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किससे मिलेगा ये? तो ये किसने दिया? BJL या BLC जॉनसन ने। फसली क्षेत्र और पशुओं की संख्या की बात करें, देखिए यहाँ पे क्या दिया है कि शस्त्र संयोजन का आधार और प्रस्तावक। तो शस्त्र संयोजन यानी जो फसल संयोजन है उसको किसने क्या आधार मानकर वर्गीकरण किया था? तो फसलों के सापेक्षिक महत्व को आधार किसने माना? जॉनसन ने। फसली क्षेत्र और पशुओं की संख्या को किसने माना? तो ये कोपाक ने। ठीक, अधिकतम दूरी को किसने आधार बनाया था? तो अधिकतम दूरी को अय्यर महोदय ने। और न्यूनतम विचलन की बात करें तो JC वीवर का है। ठीक, मिनिमम डेविएशन की बात करें तो किसका है? ये JC वीवर का है। ठीक, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाता है? फर्स्ट। इनके सभी के आपका संयोजन प्रदेशों के वर्गीकरण के बारे में आपको डिटेल में कराया गया है। यदि आप कोर्स को लेना चाहते हैं तो आप व्हाट्सअप कर दें, ठीक, इस नंबर पे, तो वहाँ आपको कंप्लीट डिटेल
उपलब्ध करा दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि व्हिटलेसी ने विश्व को जितने कृषि विभागों में विभाजित किया वह क्या है। बहुत आसान है, लेकिन यहाँ पे एक प्रश्न आपका कठिन जो बनता है कि किन फैक्टर्स को इन्होंने आधार बनाया था। तो इन्होंने 5 आधार बनाए थे और इसी के आधार पर इन्होंने कितने वर्गीकरण किए थे। विश्व को 13 कृषि प्रदेशों में इन्होंने बांटा था। ठीक, तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा 3 यानी कि 13। ठीक, उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि द वर्ड सिटी रीजन वाज कॉइन्ड बाय। तो देखिए सिटी रीजन जो शब्द है इसकी रचना किसने की है। टेलर ने, गार्नियर ने, गेडीज ने या नार्दन ने। तो यहाँ पे देखिए जो सिटी रीजन है या नगरीय प्रदेश है, इस शब्द को दिया है पैट्रिक गेडीज ने। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दिया है कि इफ प्राइमेट सिटी हैज पॉपुलेशन ऑफ 20 लाख, द पॉपुलेशन ऑफ 4th रैंक सिटी इन द रीजन अकॉर्डिंग टू द रैंक साइज रूल विल बी। देखिए जो प्रश्न है ये आपका कोटि आकार नियम से है। ठीक, जीके जिफ का कोटि आकार नियम से है और उसमें उन्होंने ये बताया था कि जो पॉपुलेशन का जो क्रम है यानी कि जो शहर है वो जिस क्रम का शहर है उससे उसके टोटल पॉपुलेशन में भाग दे दिया जाएगा तो उस जनसंख्या के कोटि आकार की बात पता चल जाएगी। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या दिया है, प्रधान नगर की जनसंख्या प्राइमेट सिटी की, और कह रहा है कि उस क्षेत्र का जो है ये कौन सा कोटि का नगर है, चतुर्थ कोटि का नगर है। ठीक, तो जनसंख्या कोटि आकार नियम के अनुसार जनसंख्या क्या होगी, तो जो चतुर्थ कोटि नगर की जो जनसंख्या क्या होगी 20/4 हो जाएगी, क्योंकि इनका फार्मूला ही यही है कि जो पॉपुलेशन ऑफ प्राइमेट सिटी डिवाइड बाई जो nth यानी कि किस कोटि का वह नगर है। यदि 10वें कोटि का नगर 10 से डिवाइड कर दिए, दूसरे कोटि का नगर है 2 से कर दीजिए। ठीक, जिस कोटि के नगर की जनसंख्या निकालनी है तो वैसे आपका निकल जाएगा। तो 20 लाख/4 हो गया। ठीक, तो आ जाएगा कितना, 4×25 5 लाख आ जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5, नगरीय उपांत अर्बन फ्रिंज। अर्बन फ्रिंज क्या होता है। ठीक, तो यहाँ पे नगर के चारों ओर उसकी प्रशासनिक सीमा से परे क्षेत्र, नगर के चारों ओर किंतु उसकी प्रशासनिक सीमा के भीतर क्षेत्र, पूरक नगर या अंतः नगर। ठीक, यानी तो नगरीय उपांत क्या होता है, अर्बन फ्रिंज क्या होता है, इसको समझिएगा। एक नगर ये हो गया। ठीक, और इस नगर से संलग्न जो ये एरिया होता है यानी जो इसके आच्छादन प्रभाव से ये प्रभावित होता है। ठीक, तो इसे बोला जाता है फ्रिंज। तो जबकि यहाँ पे क्या होता है कि इस नगर का जो प्रशासनिक क्षेत्र है वो यहीं तक सीमित है। ठीक, उसकी बाउंड्री यहीं तक है, लेकिन इसका प्रभाव क्षेत्र यहाँ पे, जैसे आपका मान लीजिए NCR ले लिया जाए। ठीक, NCR का जो दिल्ली कैपिटल रीजन है, ठीक, नेशनल कैपिटल रीजन, वो यहाँ तक है, लेकिन इसके आसपास का क्षेत्र भी इससे प्रभावित होगा जब इसका विकास किया जाएगा। ठीक, तो यही इसका क्या होता है, ये फ्रिंज एरिया बोला जाता है या उपांत क्षेत्र होता है। तो ये क्या होता है कि नगर के चारों ओर का क्षेत्र तो होता ही है, जो नगर है इसके चारों ओर। ठीक, लेकिन ये इस नगर का जो एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री है उससे ये बाहर होता है। ठीक, तो राइट आंसर आपका इसमें 1 हो जाएगा। आगे देखिए दिया है कि जेनेटिक अप्रोच इन स्टडी ऑफ सेटलमेंट ज्योग्राफी ऑज प्रोपिगेटेड बाई। तो अधिवास भूगोल के अध्ययन में जो अनुवांशिक उपागम है इसके जनक कौन है, माइजेन, यूनिकुरा, डॉक्सियाडिस या सीफर। ये देखिए हमने आपको कराया है अधिवास भूगोल का जो शुरुआत का ही, उसमें हमने आपको उपागमों के बारे में बताया है, अप्रोचेज के बारे में, जो अधिवास भूगोल के जितने अप्रोचेज हैं। तो इसको जो जेनेटिक अप्रोच की बात किया है तो ये माइजेन ने किया है। डॉक्सियाडिस के भी बारे में बताया, सीफर के भी बारे में बताया। ठीक, तो अधिवास भूगोल के अध्ययन में जो जेनेटिक अप्रोच का यूज किया है वो माइजेन ने यूज किया है। ठीक, तो अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपका दिया है कि क्रिस्टालर का जो केंद्रीय स्थल सिद्धांत है जिस अभिधारणा पर आधारित नहीं है वह कौन सा है। यानी कि जो इनकी मान्यताएं रही हैं किसकी, क्रिस्टालर की। इसमें बोल रहा है कि क्रिस्टालर की कौन सी मान्यता सेंट्रल प्लेस थ्योरी से रिलेटेड नहीं है। तो क्या क्षेत्र में सर्वत्र समतल मैदान के बारे में इन्होंने बात किया था। तो जी हाँ, इन्होंने समदैशिक प्लेन की बात की थी। ठीक,
जो सेंट्रल प्लेस थ्योरी क्रिस्टॉलन ने दिया तो उनकी मान्यता ये थी, एजम्पशन उन्होंने किया था कि जो रीजन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, समदैशिक प्लेन होना चाहिए। क्षेत्र में सर्वत्र समरूप उपजाऊ मृदा होनी चाहिए। उसके बाद क्षेत्र में सर्वत्र समरूप जलवायु परिस्थितियाँ होनी चाहिए। उसके बाद क्षेत्र में सर्वत्र समरूप ग्रामीण जनसंख्या का वितरण, ये भी इन्होंने माना था। लेकिन जो केंद्रीय स्थान सिद्धांत में क्रिस्टॉलन ने नहीं माना था वो आपका है कि जलवायुविक परिस्थितियाँ, ठीक, जलवायुविक परिस्थितियों के बारे में उन्होंने कोई बात नहीं की थी, या उनका एजम्पशन इससे रिलेटेड नहीं था। आगे देखिए, अकॉर्डिंग टू क्रिस्टॉलर के वैल्यू बेस्ड ऑन मार्केटिंग प्रिंसिपल इज, तो के का वह मान जो बाजार से संबंधित होता है, तो के का वह मान जो बाजार से संबंधित होता है वो कौन सा है, तो K3 जो है आपका ये क्या होता है, बाजार से संबंधित होता है। K3 जो है बाजार से होता है। अब आप लोगों के लिए प्रश्न है K=4 और K=7, ठीक, 4 और 7 किससे संबंधित होता है, ये आप लोग कमेंट में बताएंगे कि जो क्रिस्टॉलर का सिद्धांत है K4 और K7 किससे संबंधित है, ठीक, कमेंट में आप लोग बताइएगा। चलिए आगे हम लोग बात करें कि अकॉर्डिंग टू वेबर द ग्राफिक फंक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इज, यानी वेबर के अनुसार जो परिवहन लागत का आरेखी संबंध होता है वो कैसा होता है, कर्व की तरह होता है, यानी वक्र की तरह होता है, या सरल रेखा की तरह होता है, या वृत्त की तरह होता है, या लहरदार रेखा की तरह होता है, या कर्व की तरह होता है, ठीक। तो वेबर के अनुसार जो परिवहन लागत है उसका जो आरेख होता है वह कर्व की तरह होता है, ठीक, यानी वक्र की तरह होता है। वेबर का जो सिद्धांत आप लोगों ने देखा होगा वहाँ पे आपको ये चीज़ें बताई गई। ब्रेक ऑफ द बल्क, ब्रेक ऑफ बल्क रिफर टू, यानी कि ब्रेक ऑफ बल्क से तात्पर्य क्या होता है। देखिए कुछ प्रश्न इसमें बहुत अच्छे हैं। ब्रेक ऑफ बल्क ये बल्क है, ठीक, ब्रेक ऑफ बल्क ये पहली बार आपको सुनने को मिल रहा होगा। इसमें दे रहा है कि ब्रेकेज ऑफ प्रोडक्ट इन ट्रांजिट, या ट्रांजिट फ्रॉम वन मोड टू ट्रांसपोर्टेशन टू अनदर, या ब्रेकेज ऑफ प्रोडक्ट इन स्टोरेज, या ब्रेकेज ऑफ प्रोडक्ट ड्यूरिंग सेल। यानी जो ब्रेक ऑफ बल्क होता है इसका मतलब कि मार्ग में उत्पाद की टूट फूट होती है, या फिर परिवहन के एक साधन से दूसरे साधन में अदला बदली। तो जो ब्रेक ऑफ बल्क होता है ये क्या होता है, परिवहन का एक साधन से दूसरे साधन में अदला बदली, ठीक, यानी कि इंटरचेंज करते हैं या ट्रांसफ़र करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 11वां प्रश्न। अकॉर्डिंग टू द वेबर द लीस्ट कॉस्ट लोकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूजिंग यूबिक्विटस रॉ मटेरियल अकर नियर, यानी कि कह रहा है कि वेबर के अनुसार सर्वव्यापी कच्चे माल का उपयोग करने वाले उद्योगों की न्यूनतम लागत स्थिति जिसके निकट होती है वह कौन सा है। कौन सा, सर्वव्यापी कच्चे माल, यानी ऐसा कच्चा माल जो हर जगह व्याप्त हो। तो उसमें जो इंडस्ट्री लगेगी वो कहाँ पे लगेगी, तो ऐसा जो यूबिक्विटस रॉ मटेरियल यदि है तो यूबिक्विटस यानी कि हर जगह पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, तो आप उद्योग कहाँ पे लगाएंगे, तो उद्योग बाज़ार के निकट लगाएंगे। दूर कहाँ लगाएं, जब हमारे पास ऐसा कच्चा माल उपलब्ध है कि जो हर जगह मिल जाएगा, ठीक। कच्चे माल के स्रोत के निकट, कच्चा बाजार व कच्चे माल स्रोत के मध्य, वाहनांतरण अवस्थिति यानी ट्रांसशिपमेंट लोकेशन। तो वेबर ने ये बोला कि कच्चे माल का उपयोग करने वाले जो हर जगह उपलब्ध है, सर्वव्यापी कच्चे माल का उपयोग करने वाले उद्योग की न्यूनतम लागत स्थिति जिसके निकट होती है वह कौन सा होता है, बाजार के निकट जो है न्यूनतम लागत स्थिति उसकी होती है, क्योंकि वहाँ पे जो कच्चा माल है वो हर जगह उपलब्ध है। चलिए 12वां प्रश्न देखिए। डेविड एम स्मिथ का जो इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी हमने आपको बताया भी है। तो स्मिथ का जो इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी इसमें बोल रहा है कि जिन तथ्यों को सम्मिलित किया गया वो कौन सा है। इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी में स्मिथ ने, वेबर को तो आपने देखा है, स्मिथ ने क्या शामिल किया, तो बाजारी मांग को, उत्पादन लागत को, मांग या परिवहन को, या फिर मांग और उत्पादन लागत दोनों को। तो जो स्मिथ ने क्या किया था कि जो मार्केट डिमांड थी उसको और जो प्रोडक्ट कॉस्ट थी इन दोनों को ध्यान में रखते हुए ये अपना सिद्धांत जो है इन्होंने दिया था। नेक्स्ट आइए 13। अकॉर्डिंग टू डेविड स्मिथ द जोन ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन लाइज ऑन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, यानी कि
डेविड स्मिथ कहते हैं कि औद्योगिक अवस्थिति के लिए प्राथमिकता का क्षेत्र जिन वक्रों के प्रतिच्छेदन बिंदुओं पर होता है वे वक्र कौन से होते हैं। चलिए ये आपका प्रश्न अच्छा है। इस पे देखिए डेविड, अभी आपने देखा वेबर पे भी 2 प्रश्न पूछा और स्मिथ का इंडस्ट्रियल लोकेशन पे भी 2 प्रश्न पूछा, यानी इन दोनों को या जो भी सिद्धांत है उसको आपको डिटेल में देखना है। तो परिवहन लागत वक्र व बाजारी मांग, ठीक। उसके बाद दिया है कि क्षेत्रीय लागत वक्र व क्षेत्रीय राजस्व वक्र। तो जो स्मिथ हैं इन्होंने औद्योगिक स्थिति के लिए प्राथमिकता का क्षेत्र, इन्होंने जिन वक्रों के प्रतिच्छेदन बिंदुओं में होता है वो वक्र हैं क्षेत्रीय लागत वक्र और क्षेत्रीय राजस्व वक्र, यानी स्पेस कास्ट कर्व और स्पेस रेवेन्यू कर्व होते हैं। अगला देखिए अकॉर्डिंग टू हूवर, अभी आपने देखा वेबर, स्मिथ, अब आते हैं हूवर। अकॉर्डिंग टू हूवर विच ऑफ द कंपोनेंट प्रोडक्शन कास्ट, यहाँ पे दिया है कि हूवर के अनुसार जो उत्पादन लागत के 3 सही अवयव कौन से हैं, कच्चे माल के एकत्रण की लागत, या फिर उत्पादन प्रक्रिया की लागत, या उत्पाद के बाजार का आपूर्ति की लागत, या टूट फूट की लागत। तो हूवर का जो बाजार सिद्धांत है ये किससे संबंधित है, ठीक। और इसमें पूछ रहा है कि सही कौन से कंपोनेंट इसमें दिया गया है, ठीक। तो देखिए ये 14वां प्रश्न आपका है। तो इसमें हूबर का भी आपको कराया हूँ। हूबर का उत्पादन लागत के अनुसार कच्चे माल के एकत्रण की लागत, ठीक, उत्पादन प्रक्रिया की लागत, उत्पादन के बाजार तक आपूर्ति की लागत ये शामिल होती हैं, जबकि टूट फूट की लागत ये उत्पादन लागत में नहीं होती है बल्कि ये मेंटेनेंस में आता है। तो राइट आंसर आपका 3 हो गया, ए, बी और सी। यहाँ पे देखिए फंडामेंटल सर्किट इन द गिवन डायग्राम इस, इसमें दिया गया जो चित्र है ये मूलभूत परिपथ हैं। तो इसमें कह रहा है कि कौन सा इसमें परिपथ जो दिया गया है सर्किट वो इसका कौन सा फंडामेंटल सर्किट है, ठीक, कौन सा इसमें फंडामेंटल सर्किट है, ये 15वां नंबर का प्रश्न है। तो इसमें देखिए दिया है ये आपका एक सर्किट दे रखा है ABCDEF, ठीक, ये दिया गया है। इसमें पूछ रहा है कि फंडामेंटल सर्किट कौन सा है। तो फंडामेंटल यानी कि जहाँ से ये जिस पे ये बेस बनाया गया हो। तो यहाँ पे देखिए एक तो ए आपका हो गया, उसके बाद ए के बाद आपका बी हो गया, फिर आपका सी हो गया, फिर आपका ए हो गया। सर्किट यानी कि एक प्रकार के आपका परिपथ का, तो एक तो ये आपका ये हो गया परिपथ, ठीक। दूसरा सर्किट यहाँ से क्या बनेगा, ये आपका ए हो गया, ठीक, ये आपका सी हो गया, उसके बाद आपका ये डी हो गया, ये आपका ए हो गया, यानी इसको भी मिला देंगे तो एक सर्किट आपका बन जाएगा, ठीक। यहाँ पे 2 ही सर्किट आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए ACDA और ABCA ये दोनों आपके फंडामेंटल सर्किट होंगे। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो गया। 16 नंबर पे देखिए दिया है कि किसी परिवहन तंत्र में मूलभूत परिपथों की संख्या उस तंत्र में अधिकतम संभव परिपथों की संख्या के अनुपात में जो संयोजन सूचकांक होता है वह कौन होता है, ठीक। यानी किसी परिवहन तंत्र में ट्रांसपोर्टेशन मॉडल भी आपको यहाँ से पढ़ना पड़ेगा। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फंडामेंटल सर्किट मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ सर्किट एग्जिस्टिंग इन अ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क गिवन द कनेक्टिविटी इंडेक्स। अब देखिए यहाँ पे क्या आपको निकालना है, कनेक्टिविटी इंडेक्स की बात यहाँ पे कर रहा है कि किस परिवहन तंत्र में जो फंडामेंटल सर्किट होता है उसकी संख्या और उस पूरे सिस्टम में अधिकतम संभव परिपथों की संख्या का जो अनुपात होता है वह किस सूचकांक के अंतर्गत आएगा। अभी देखिए ये हमने कराया आपको अल्फ़ा भी, गामा भी और बीटा भी, सभी प्रकार के सूचकांकों के बारे में आपको डिटेल में हमने बताया है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका अल्फ़ा इंडेक्स हो जाएगा। इसमें जो मूलभूत परिपथ होते हैं, फंडामेंटल जो परिपथ हैं सर्किट हैं, उसमें अधिकतम संभव परिपथों की संख्या से डिवाइड कर दिया जाता है, तो ये अल्फ़ा इंडेक्स मिल जाता है। अगला देखिए मार्कोव चेन मॉडल। मार्कोव चेन प्रतिमान में यह माना जाता है कि भावी परिस्थितियाँ किस पर निर्भर करेंगी। तो ये किस पर निर्भर करेंगी, पिछली सभी घटनाओं के माध्य अंक पर, कालक्रम की प्रथम स्थिति पर, तुरंत पिछले घटनाक्रम पर, या केवल वर्तमान परिस्थिति पर। तो ये केवल वर्तमान परिस्थिति पर मार्कोव चेन प्रतिमान यह परिस्थितियां निर्भर करती हैं। तो मार्कोव चेन मॉडल, इट इज़ अज्यूम दैट फ्यूचर
स्टेट डिपेंड ऑन द प्रेजेंट स्टेट ओनली। ठीक, उसके बाद देखिए इन केस ऑफ परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन द रिलेटेड रिग्रेशन लाइन रन्स, यानी कि जो यहाँ पे देखिए अब क्या दिया है कि कोरिलेशन से प्रश्न आ गया, कोरिलेशन भी हमने कराया ही है। कल आपका जो TZ और आपका F टेस्ट कराया गया, इनोवा टेस्ट कराया गया, उसको ज़रूर आप देख लीजिए, क्योंकि वो जो वीडियो टोटल है इनोवा या T टेस्ट का, उसमें से एक प्रश्न श्योर है 100% आपके पेपर में आएगा ही वहाँ से। ठीक, तो पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध की स्थिति में संबंधित जो मॉडल होता है वह प्रतिगमन रेखा कैसी बनती है, बाएं से नीचे, यानी बाएं नीचे से ऊपर दाएं, ऊपर बाएं से दाएं नीचे, एक्स अक्ष के समानांतर या वाई के समानांतर। देखिए सहसंबंधों के बारे में आपको बताया भी गया होगा, यदि ऐसे बन जाए, ऐसे बन जाए, ठीक, ऐसे बन जाए या ऐसे बन जाए तो कैसे क्या होता है। यदि पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध देखना हो तब क्या होगा, तो बाएं से बाएं ऊपर से दाएं नीचे जाता है, यानी ये वाला। ठीक, ये आपका लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, यहाँ ऊपर से यहाँ नीचे। ठीक, ये जो होगा ये कैसा होगा, ये आपका परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन बताता है। तो राइट आंसर यहाँ पे 2 हो जाएगा। 19 नंबर देखिए लॉरेंज कर्व। लॉरेंज कर्व में जो लाइन ऑफ इक्वेशन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी जो सम वितरण रेखा होती है, जॉइन द परसेंटेज पॉइंट ऑफ एक्स एंड वाई एक्सेस रिस्पेक्टिवली, तो एक्स और वाई अक्षों के क्रमशः जिन प्रतिशत बिंदुओं को जोड़ती है वे कौन है, 0-1, 100-0, 0-100 या 100-100। तो जो लॉरेंज कर्व है, ठीक, तो लॉरेंज कर्व ये आपका समवितरण रेखा है, इसकी जिन प्रतिशत बिंदुओं को जोड़ती है वो आपका 0 और 100 है। ठीक, 0 और 100 है। अगला देखिए 20 नंबर का जो प्रश्न है कि व्हेन अ डिस्ट्रीब्यूशन इज पॉजिटिवली और नेगेटिवली स्किप्ड द बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज, यानी कि घनात्मक या ऋणात्मक वैषम्य वाले वितरण में केंद्रीय प्रवृत्ति का सर्वोत्तम माप किसमें होता है। ठीक, यहाँ पे कह रहा है कि जो धनात्मक यानी पॉजिटिव या निगेटिव जो वितरण होता है, ठीक, उसमें जो आपका सेंट्रल टेंडेंसी होती है, यानी कि केंद्रीय प्रवृत्ति होती है, वो सर्वोत्तम माप किस में होता है, माध्यिका में, बहुलक में, माध्य में या माध्य बहुलक दोनों में। ठीक, तो ये आपका 20 नंबर का प्रश्न है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह आपका हो जाएगा माध्यिका। ठीक, माध्यिका में आप देखते हैं कि नेगेटिव और पॉजिटिव इसका ही माप विशेष तौर पर होता है, और अलग अलग इसमें भी देखा जाता है, सम विषम को भी देखा जाता है। अगला देखिए द रिग्रेशन इक्वेशन इज रिड्यूस टू वाई इज इक्वल टू ए इफ वाई इज, यानी कि प्रतिगमन समीकरण जो y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स होता है। ठीक, इसमें कह रहा है कि कब यह y इज इक्वल टू ए हो जाएगा, किस पर लघुकृत होगा, जब y का मान क्या हो। ठीक, जो रिग्रेशन इक्वेशन है यह कब जो है y इज इक्वल टू ए हो जाएगा, 21 नंबर का है ये। तो यह जब y इज इक्वल टू 0 होगा तब जो है आपका y a के इक्विवेलेंट हो जाएगा। ठीक, 0 पॉइंट ये 0 होगा तब इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा। अगला देखिए द मिसमैच पेयर ऑफ टाइप्स ऑफ फेडरल सिस्टम एंड कंट्रीज इज, यहाँ पे देखिए संघीय व्यवस्था के बारे में बोला है, नेट में भी ये प्रश्न पूछा गया है। संघीय व्यवस्था के प्रकार व देशों का बेमेल युग्म कौन सा है, यानी किन देशों में संघीय व्यवस्था लागू है। ठीक, 22 नंबर का प्रश्न है। तो पारस्परिक हित मैक्सिको, समझौता नाइजीरिया, केंद्रीकृत चीन, आरोपित पाकिस्तान। तो इसमें जो आपका बेमेल है यानी जो मैच नहीं है वो आपका पारस्परिक हित मैक्सिको है, जबकि संघीय व्यवस्था का प्रकार नाइजीरिया में समझौता संघीय व्यवस्था है, चीन में केंद्रीकृत। इसका मतलब ये होता है कि जैसे सेंट्रलाइज, चीन क्या है, सेंट्रलाइज्ड है, यानी कि वहाँ पे आपका पूंजीवादी ज़्यादातर। उसके बाद आइए रिमलैंड थ्योरी ऑफ स्पाइक मैन अपीयर्स इन बुक। तो ये भी देखिए आसान प्रश्न है और आपका रिपीटेड भी है, यूजीसी का रिपीटेड है। तो कह रहा है कि स्पाइक मैन ने जो रिमलैंड थ्योरी दिया था वो किस बुक में उन्होंने लिखा था,
तो ज्योग्राफी ऑफ द पीस में उन्होंने इस सिद्धांत का वर्णन किया था। आगे देखिए 24 पॉलिटिकल ज्योग्राफर अदर देन मैकिंडर रिलेटेड टू हार्टलैंड कॉन्सेप्ट आर ए मिंग एंड बी हुसन एंड सेवरेस्की डी आपका मोहन, यानी कि दिया कि मैकिंडर के अतिरिक्त जो हृदय क्षेत्र संकल्पना से जुड़े राजनीतिक भूगोलवेत्ता हैं वो कौन से। चलिए ये अच्छा प्रश्न है, क्योंकि अब तक ज़्यादातर आप लोग मैकिंडर हृदय स्थल क्षेत्र संकल्पना आ जाए तो हार्टलैंड थ्योरी डायरेक्ट आप आँख मूंद के मैकिंडर लगाते थे। यदि मैकिंडर न दे तो क्या लगाएंगे, माइनिंग है, हुसन है, सेवरेस्की और एटी मोहन। तो हार्टलैंड कॉन्सेप्ट किनका और है, तो ये आपका है माइनिंग और हुसन, इन दोनों का भी ये कॉन्सेप्ट है। आगे देखिए 25 द टाइप ऑफ बाउंड्री बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ कोरिया इज, यानी नॉर्थ एंड उत्तरी और दक्षिण कोरिया के मध्य की जो सीमा का प्रकार है कैसी सीमा है, ज्यामितीय, आरोपित, पर्वतीय या नदी। तो किस प्रकार की सीमा है ये, तो अब देखिए कई जगह जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा है, ठीक, पहला तो अभी आपका जो पिछले वाले में यूजीसी में पूछा गया था प्रश्न, उसमें उन्होंने कल्चरल बाउंड्री से आंसर दिया, ठीक। यह एक प्रकार का आरोपित सीमा भी हो जाएगा क्योंकि ये स्वतंत्रता के बाद बनाई गई है, ठीक। अध्यारोपित भी आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे दिया है कि ज्योमेट्री और आरोपित, तो 25 में देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा। इनकी जो सीमाएं हैं नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया की ज्योमेट्री और सुपर इम्पोज्ड अध्यारोपित दोनों हैं, ठीक, यानी कि ज्योमेट्रिक भी हैं और सुपर इम्पोज्ड भी हैं। तो राइट आंसर आपका सेकंड हो जाएगा। अगला देखिए 26, इसमें दिया है कि रोमन भाषाई वर्ग में, जो भाषाई वर्ग है यानी कि ग्रुप ऑफ लैंग्वेज जो हैं उसको अलग अलग हम लोग देखेंगे। तो रोमन, ये देखिए आपका नेट में सिलेबस तो है नहीं, फिलहाल उसमें भी ये पढ़ लिया जाएगा। आगे देखिए 26 में बोल रहा है कि रोमन भाषा वर्ग के अंतर्गत कौन शामिल होता है। तो इसमें आपका मंगोलिया, जर्मन, फ्रेंच, इटालियन, चीन, मंगोलियन, थाई, वियतनामी, उर्दू, अरबी, रोमानियन, इटालियन या स्पेनिश, पुर्तगाली, फ्रेंच, इटालियन। तो रोमन जो लैंग्वेज ग्रुप है उसमें आपका स्पेनिश, पुर्तगाली, फ्रेंच और इटालियन आते हैं। 27 देखिए, 27 में वर्ल्ड लैंग्वेज बाई नंबर ऑफ स्पीकर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर आर 2014, यानी कि बोलने वाले लोगों की संख्या के घटते हुए क्रम में विश्व की कौन सी भाषा है। तो यानी कि घटते क्रम में सबसे ज़्यादा, उसके बाद कम, उसके बाद कम, उसके बाद कम, यानी कि सबसे ज़्यादा जो भाषा बोली जाती है वो कौन सी है। तो सबसे ज़्यादा जो बोली जाती है वो मंडेरिन है, मंडेरियन, फिर इंग्लिश है, फिर हिंदी है। कैसे मंदारिन है, मंदारिन क्योंकि चीन के जो पॉपुलेशन है वो भी ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है कि जो टोटल बोला जाएगा तो उसकी अपेक्षा ये ज़्यादा ही होगा। हालांकि अन्य देशों में भी उसके समयपूर्ति में भी ये बोला जाता है, ठीक। चलिए आगे हम लोग बात करें 28, यूएसए का अधिकतम सांस्कृतिक विविधता वाला कौन सा भाग है, यानी कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका है वहाँ पे मैक्सिमम कल्चरल डाइवर्सिटी कहाँ पे देखी जाती है। तो उसका जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है, ठीक, यूएसए का दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है वहाँ पे मैक्सिमम कल्चरल डाइवर्सिटी देखी जाती है। उसके बाद 29 में देखें, लिंग्विस्टिक फैमिली कंप्राइजेज लैंग्वेज विद सिमिलर, यानी भाषाई परिवार में सम्मिलित होता है भाषाओं का समान, यानी कि जो भाषाई परिवार में सम्मिलित किया जाता है किन भाषाओं के समान, ये आपका इसमें सिमिलर कह रहा है, यानी जो भाषाएं हैं उसमें किसमें के समान होती हैं। तो 29 में देखिए, उद्भव, ध्वनि और संस्कृत, उद्भव, व्याकरण और ध्वनि। तो जो भाषाई परिवार है उसमें भाषाओं के समान रूप में किसको सम्मिलित किया जाता है, उद्भव, व्याकरण, रूप और ध्वनि को, ठीक, यानी ओरिजिन, ग्रामेटिकल फॉर्म एंड साउंड को इसमें शामिल किया जाता है। अगला देखिए 30 जो प्रश्न है, 30वां प्रश्न है, इसमें दिया है कि यदि वानथ्यूनन के प्रतिमान में खेत से बाजार की दूरी को स्वतंत्र चर मान लिया जाए तो आर्थिक किराए को निर्धारित करती है, क्या निर्धारित करती है। तो क्रियात्मक प्रतिगमन समीकरण का रूप क्या होगा, यानी कि इसमें बोल रहा है कि यदि हम लोग वानथ्यूनन के मॉडल से
यानी 1 थ्यूनिन के जो प्रतिमान में खेत से बाजार की दूरी को स्वतंत्र चर यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल मान लें, जो क्या करेगा, जो आर्थिक किराए को निर्धारित करेगा। तो जो क्रियात्मक यानी ऑपरेशनल रिग्रेशन इक्वेशन है वो इसमें क्या होगा, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स या a माइनस बी एक्स या a माइनस ए प्लस बी एक्स या a होगा। ठीक, तो इसमें जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, जब स्वतंत्र चर मान लिया जाएगा तब वह जो आपका ऑपरेशनल हो जाएगा y इज इक्वल टू a माइनस बी एक्स। 31 में देखिए, द जोग्राफर हु अप्लाइड वान थ्यूनिन मॉडल एग्रीकल्चर लोकेशन इन यूरोप। चलिए, वान थ्यूनिन के कृषि औस्थितिकी मॉडल को यूरोप में लागू करने वाला भूगोलवेत्ता कौन है। ठीक, यानी कि यूरोप में किसने वान थ्यूनिन के मॉडल को लागू किया है। तो यल साइनन से जोनासन, बुकानन और बंगी। तो इसमें है जोनासन ने वान थ्यूनिन के कृषि औस्थितिकी मॉडल को यूरोप पर लागू किया है। ये देखिए, हमने आपको नोट्स में ये जोनासन का मॉडल भी पढ़ाया है, पूरा डिटेल में बताया भी है। और यूएसए में किसने किया, यूरोप में किसने किया, भारत में किसने किया, सभी चीज़ों के बारे में वहाँ डिस्कस हुआ है। आगे देखिए, लिस्ट 1 लिस्ट 2 को मैच कराना है। ठीक, लिस्ट 1 में आपका दिया है कि मेथड ऑफ मेजरिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, यानी जो कृषि उत्पादकता है उसको मापने के जो तरीके हैं उसका एक तरफ दिया गया है, और किसने उन तरीकों को दिया है दूसरी तरफ आपका दिया है। और ये सभी तरीका हमने आपको नोट्स में कराया है, उसमें आप देखेंगे डायरेक्ट आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक, ये हमने पढ़ाया आपको। कोटि गुणांक विधि, तो कोटि गुणांक विधि किसकी है, केंडाल महोदय की है, यूजीसी में पूछा गया। भारित कोटि गुणांक विधि ये आपका देश पांडे की ही है। ठीक, सप्रे और देश पांडे। प्रमाणिक विचलन विधि, तो प्रमाणिक जो विचलन विधि है ये आपका BN सिन्हा की है। ठीक, प्रमाणिक विचलन विधि BN सिन्हा की है। और उसके बाद जो है वहन क्षमता किसकी है, तो स्टाम्प की है। तो इसमें राइट आपका हो जाएगा 4। वहन क्षमता किसकी है, LD स्टाम्प की है। ठीक, ब्रिटेन के संबंध में है। अगला देखिए, इनवर्स डिस्टेंस लॉ ऑफ माइग्रेशन वाज एक्सपाउंडेड बाई, तो प्रवास के दूरी व्युत्क्रम नियम का प्रतिपादन किसने किया था। ठीक, स्टॉफर लार्सन जंक्शन या जिफ। प्रवास से के दूरी व्युत्क्रम नियम की यहाँ पे प्रश्न आपसे जो पूछा गया है कि प्रवास का दूरी का व्युत्क्रम नियम किसका है, तो ये जिफ ने दिया है। ठीक, आगे देखिए, रिटर्न माइग्रेशन इज, तो प्रतिगमन प्रव्रजन, यानी कि जो माइग्रेशन रिटर्न होता है वो क्या होता है कि प्रव्रजन के बराबर आवर्जन की स्थिति, यानी कि द स्टेटस व्हेन आउट माइग्रेशन इक्वल इमिग्रेशन, यानी कि जो आउट माइग्रेशन लोग बाहर जितना गए हैं उतना अंदर आए हैं, तो ये जब बराबर हो तब उसे प्रतिगमन प्रव्रजन कहेंगे। या डिपोर्टेशन ऑफ इलीगल माइग्रेंट्स, यानी कि अवैधानिक लोगों का यहाँ से जब उन्हें बाहर कर दिया गया हो। प्रवासियों द्वारा अपनी बचत स्वदेश भेजना, यानी जो माइग्रेंट्स हैं वो अपनी सेविंग जो है अपने नेटिव कंट्री में भेजते हैं, क्या उसको प्रतिगमन प्रव्रजन कहेंगे। या फिर इंटेंडिंग माइग्रेंट्स रिटर्निंग टू दियर नेटिव कंट्री, यानी कि जो अविवाहित प्रवासी हैं वो अपने घर जब लौटते हैं तब उन्हें रिटर्न माइग्रेशन कहा जाता है। तो ये आप राइट आंसर जो है ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या बोला है, रिटर्न माइग्रेशन जो कर गए हैं वो वापस चले हैं, यानी कि जो प्रवासी विदेश गए हैं वो भारत जब लौट आएंगे तो इसे क्या बोला जाएगा, रिटर्न ही तो बोला जाएगा, रिटर्न माइग्रेशन। अगला देखिए 35, भारतीय प्रव्रजकों के लिए, यानी कि भारतीय प्रव्रजकों के लिए नवीनतम औद्योगिक गंतव्य देश हैं, यानी रिसेंट एडिशंस ऑफ इंडस्ट्रियल कंट्रीज एज डेस्टिनेशन फॉर इंडियन माइग्रेंट्स आर, तो जो इंडियन माइग्रेंट्स हैं उनके लिए जो नई औद्योगिक गंतव्य देश हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक, तो इसमें आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, जर्मनी और जापान, ये न्यू डेस्टिनेशन वाली इंडस्ट्रियल कंट्री हैं। ठीक, जो भारतीय जो इंडियन माइग्रेंट्स को प्रभावित करते हैं, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, जापान। 36 दिया है कि कार्यात्मक प्रदेशों को सीमांकित करने में प्रयुक्त, ये देखिए हमने आपको प्रादेशिक नियोजन का अभी
PDF भी दिया है लास्ट में, ठीक। उसमें आप देखेंगे, उसमें हमने फंक्शनल रीजन्स को सीमांकित करने के बारे में, उनके डेलिमिनेशन के बारे में आपको उसमें डिटेल में लिखा है, कितने टाइप से उनका डेलिमिनेशन हो सकता है। तो कार्यात्मक प्रदेशों को सीमांकित करने में प्रयुक्त प्रवाह विश्लेषण, ठीक, फ्लो एनालिसिस, जिनके मध्य प्रवाह की दिशा व गहनता पर आधारित होता है, वह क्या होता है? तो वह होता है प्रधान नगर और उसके आसपास के जो सैटेलाइट टाउन यानी सराउंडिंग सैटेलाइट्स, ठीक है, सैटेलाइट टाउन कह सकते हैं आप। तो वहाँ पे ये अगला देखिए, ग्रोथ पोल थ्योरी के बारे में हमने बताया है आपको कि जो ग्रोथ पोल थ्योरी है वो किसकी है। तो ये है आपका ग्रोथ पोल थ्योरी पिराक्स महोदय की, ठीक, किसकी है? पिराक्स की है ग्रोथ पोल थ्योरी। इसके बारे में भी आपको कराया गया डिटेल में। अगला देखिए, द स्टैटिस्टिकल मेथड जनरली नॉट यूज्ड इन डिलिनेटिंग रीजन इज, यानी जो प्रादेशिक सीमांकन है उसमें सामान्यतः जिस सांख्यिकी विधि का उपयोग नहीं किया जाता कौन सी है? प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस या फ्लो एनालिसिस, रिग्रेशन एनालिसिस, ग्रेविटी एनालिसिस। तो प्रदेशों के सीमांकन में किस सांख्यिकी विधि का उपयोग नहीं होता है, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो रिग्रेशन एनालिसिस का उपयोग प्रदेशों के सीमांकन के लिए नहीं किया जाता, जबकि ग्रेविटी एनालिसिस, फ्लो एनालिसिस और प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस का उपयोग होता है। अगला देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे आपको ये देखना है, 39 नंबर का प्रश्न है कि सर्वप्रथम आयरबैक ने नगरीय आकार व उनके मध्य कोटि का परीक्षण किया तथा उसके काफ़ी समय बाद जी के जीफ ने इस अवधारणा को औपचारिक रूप दिया, ठीक। उसके बाद यहाँ पे दिया है कि कोटि आकार नियम पर आयरबैक और जी के जीफ दोनों ने एक साथ कार्य किया। ये रॉन्ग है क्योंकि दोनों का जो टाइम पीरियड है ये अलग है। आयरबैक और जी के जीफ दोनों ही कोटि आकार नियम से संबंधित नहीं है, तो जब नहीं दे दिया, जबकि दोनों ही संबंधित हैं। जिफ कोटि आकार नियम से संबंधित नहीं है, जिफ का ही कोटि आकार नियम में इन्होंने विशेष योगदान दिया था। तो जो 39 है इसका राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा, यानी ए। यहाँ पे केवल एक ही सही है क्योंकि जो कोटि आकार नियम था इसके बारे में पहली बार आयरबैक ने ही बात किया था, उसके बाद जी के जीफ ने इसका विस्तार रूप दिया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका दिया है कि सहसंबंध को ही दिखाना है, प्रकीर्णन आरेख दिया है और इनके दिया, इसमें दिया है कि आकलन की प्रमाप त्रुटि अधिकतम किसमें होगी। जो त्रुटियाँ हैं, सबसे ज़्यादा त्रुटि किसमें होगी? जब हम लोग जो स्कैटर डायग्राम यहाँ पे दिया गया है, जब उसकी प्रमाप त्रुटि निकालेंगे तो मैक्सिमम त्रुटि किसमें देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे देखिए, ये आपका लाइन में है तो इसमें त्रुटि कम होगी, ये भी आपका लगभग लाइन में ही है तो इसमें त्रुटि कम होगी, ये भी आपका लाइन में है इसमें त्रुटि कम होगी, क्योंकि जो सीधे सीधे दिया गया आसानी से निकाल लेंगे। लेकिन ये वाला देखिए, ये एक प्रकार का जिगजैग टाइप का यहाँ पे है, तो ज़्यादातर जो त्रुटि आपको देखने को मिलेगी किसमें होगी? यहाँ पे आपका ये तो आराम से निकल जाएगा, त्रुटि डी में भी हो जाएगा, ए में भी हो जाएगा। ए में भी यहाँ पे देखिए, जब इसको निकालना पड़ेगा यहाँ से आपका ये निकल जाएगा, ठीक, यहाँ से ये निकल जाएगा, इसका वैल्यू ये निकल जाएगा, इसका वैल्यू ये निकल जाएगा। जितने सीधे सीधे हैं एक दूसरे का, यहाँ से आसानी से ए का भी निकाला जा सकता है, ठीक। और बी में देखिए, सी में देख लेते हैं, इसका ऐसे निकल जाएगा। डी में देखें, इसका भी निकल आएगा। ए का देखें तो ए में देखिए ये आपका ऐसे ही हो गया। जो त्रुटियां ज़्यादातर देखने को मिलेंगी वो आपका बी में देखने को मिलेंगी, क्योंकि देखिए क्यों बी में देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे दिया है कि प्रकीर्ण आरेख के आकलन की प्रमाप त्रुटि अधिकतम किसमें होगी। तो जो प्रमाप, जब इसका माप निकाला जाएगा, मेजरमेंट किया जाएगा, तो ज़्यादातर त्रुटियाँ इसी में ही देखने को मिलेंगी, ठीक, क्योंकि ये आपका एक्स अक्ष के सापेक्ष ही सीधी रेखा में है। और जबकि ये सभी क्या हैं, इनसे जब आप त्रुटि निकालेंगे, यहाँ पर देखिए इसका वैल्यू यहाँ से आसानी से हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, तो इसमें त्रुटियाँ की संभावना कम होगी। जबकि इसमें केवल एक ही अक्ष वाला ये वैल्यू फाइंड आउट हो पाएगी आसानी से, ये वाला नहीं हो पाएगी। तो वैसे यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, यानी कि ए राइट यहाँ पे आपका 1 हो जाएगा, ठीक।
चलिए आगे देखते हैं 41। ठीक, 41 में आपका दिया है कि जिस केंद्रीयता के माप से विचलनों का योग शून्य होता है वह केंद्रीयता कौन सी है। चलिए यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि जो डेविएशन सम ऑफ द डेविएशन इक्वल 0, यानी कि जो विचलन का योग है यह शून्य कब होता है, किस में शून्य होता है 41। तो माध्य और बहुलक दोनों में नहीं, माध्यिका में नहीं, बहुलक में नहीं, मीन के अंतर्गत जो है ये जो विचलन होते हैं, डेविएशन होते हैं, इनका जो मान होता है, जो योग किया जाता है विचलनों का, ये क्या होता है 0 के बराबर होता है। 42 में देखिए सर्वाधिक संयोजन वाला परिवहन तंत्र कौन सा है। इसमें पूछ रहा है कि मैक्सिमम कनेक्टिविटी किस ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क में देखने को मिल रही है। तो किस में देखने को मिल रही है, यहाँ पे देखिए पाथ है, यानी कि एक रास्ता है, इसमें कनेक्टिविटी है, या ट्री है जैसे ये आपका हो गया, इसमें कनेक्टिविटी, या फिर सर्किट में, या आपका सेलुलर में। तो ज़्यादातर जो कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी किस में होगी, वो आपका परिपथ में होगा, क्योंकि परिपथ आपका देखिए ऐसे बनता है। ठीक, जबकि वृक्ष सम में मान लीजिए ये यहाँ से हो गया, ये यहाँ से हो गया, तो ये आपका कनेक्टिविटी, इसका कनेक्टिविटी इधर वाले का नहीं है, इधर वाले का तो है। ठीक, पाथ में सीधे चले जाए, कोई विशेष कनेक्टिविटी है नहीं है। सेलुलर यानी कोशिका के रूप में ऐसे मान लीजिए है, तो ये भी आपका कनेक्टिविटी है लेकिन उतना नहीं है। लेकिन सर्वाधिक जो मैक्सिमम कनेक्टिविटी दिखाता है वो परिपथ है। इसमें देखिए ये बन गया, ठीक, ये परिपथ है, सर्किट है। चलिए अगला देखिए, कल वाले से देखिए एक प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट इज chi² TFZ। देखिए मिल रहा है ना आपको, कल वाला जो हमने वीडियो आपको प्रोवाइड कराया था, तो वहाँ पे देखिए एक प्रश्न ये मिल रहा है ना कि नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में कौन सा शामिल किया जाता है। तो पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक हमने बताया था। पैरामीट्रिक में आपका टी हो गया, एफ हो गया, जेड हो गया, ठीक, इनोवा हो गया, ये सभी पैरामीट्रिक में है, जिसमें जनसंख्या को एक विशेष मान के रूप में लिया जाता है। जबकि नॉन पैरामीट्रिक में जनसंख्या का कोई प्राचाल नहीं होता है। इसमें आपका chi² टेस्ट होता है, और इसमें मैन विटनी यू टेस्ट होता है, ठीक ठीक, और इसमें आपका एस टेस्ट होता है जो अप्राचालिक में आता है। तो जो काई वर्ग टेस्ट है, ठीक, ये आपका नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में आएगा। देखिए एक प्रश्न आपका पूछ दिया गया ना, आगे देखिए, दिए गए चित्र में गांव की स्थिति के आधार पर उसका निकटवर्ती विश्लेषण सूचकांक क्या होगा। ठीक, यहाँ पे आपको यानी कि नियरेस्ट नेबर एनालिसिस निकालना है। चलिए ये प्रश्न हमने आपको कराया है, इसमें केवल आप आंसर देखिए और निकालने का काम आप लोगों का है। ठीक, कनेक्टिविटी की यहाँ पे बात कर रहा है कि निकटवर्ती विश्लेषण सूचकांक, यहाँ पे NNA का मान यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से ये आपका RO/RE होता है, ऑब्जर्व जो फ्रीक्वेंसी है और एक्सपेक्टेड, इन सभी का यहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए आप प्लेलिस्ट में जाके जो निकटतम NNI का जो हमने उसमें कराया है, डिटेल में डिस्कशन किया, उसमें आप देखेंगे तो आसानी से इसको निकाल ले जाएंगे। फिलहाल इसका जो आंसर होगा, राइट आंसर होगा, वो आपका हो जाएगा 2.15। ठीक, आंसर बता दिया गया, अब निकालने का काम आपका है। नहीं निकलेगा तो आप लोग बताइएगा। आगे देखिए, समंकों को किसी स्थिरांक से गुणा करने पर, यानी कि इफ़ द डेटा आर मल्टीप्लाइड बाय ए कांस्टेंट, यदि मान लीजिए कोई कांस्टेंट आपके पास है और इसमें किसी भी डेटा से आप गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा। ठीक, माध्य और प्रमाप विचलन स्थिरांक के गुणांक के बराबर बढ़ जाएंगे। ये माध्य बढ़ जाएगा, वह प्रमाप विचलन अपरिवर्तित रहेगा। यह प्रमाप विचलन बढ़ जाएगा, माध्य अपरिवर्तित रहेगा, या दोनों अपरिवर्तित रहेंगे। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, समंकों को यानी कि जो कांस्टेंट है उसमें मल्टीप्लाई, किसी भी डेटा का मल्टीप्लाई करने पर माध्य और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, ठीक, स्टैंडर्ड डेविएशन जो है ये आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ कांस्टेंट इंक्रीज हो जाए, यानी कि जो
स्थिरांक के गुणांक हैं उनके बराबर क्या होगा, वो बढ़ जाएगा। ठीक, आगे देखिए 46 में, यदि दो चरों के मध्य सहसंबंध का पूर्ण अभाव है तो संबंधित बिंदुओं का प्रकीर्णन कैसा होगा। यानी कि यदि दो वेरिएबल्स दिए गए हैं उनमें कोई भी रिलेशन नहीं है, यानी कि नो कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, द रिलेटेड स्कैटरिंग ऑफ पॉइंट विल बी इन किस टाइप का ये होगा। ठीक, तो ये आपका स्ट्रेट लाइन और पैरेलल टू आइदर एक्स और वाई एक्सिस, यानी कि जब कोई संबंध नहीं होगा तो कैसा होगा, ऐसे होगा या फिर ऐसे होगा। ठीक, यानी कि नो रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल, द रिलेटेड स्कैटरिंग ऑफ पॉइंट विल बी, तो ये क्या होगा, एक्स या वाई अक्ष के समानांतर एक सीधी रेखा में होगा। और अभी आपने इसके ऊपर एक प्रश्न देखा था कि जो मैक्सिमम त्रुटियां किसमें देखने को मिलेंगी, तो जो सीधी रेखा में होगा, चाहे एक्स अक्ष के चाहे वाई अक्ष के, तो उसमें ज़्यादातर त्रुटियां देखने को मिलेंगी। इसमें भी वही चीज़ दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, नो कोरिलेशन मिलता है, कोई भी रिलेशन नहीं। यहाँ पे इस तरह होगा, इस तरह होगा तो रिलेशन मिलेगा। ठीक, या बीच में होगा तब भी रिलेशन मिलेगा। यदि अक्ष के समानांतर होगा या वाई अक्ष के या एक्स अक्ष के सीधी रेखा में, तो यहाँ पे क्या होगा, ये पूर्ण अभाव यहाँ पे देखने को मिलेगा, नो कोरिलेशन रहेगा। 47 में देखिए, निम्नांकित समंकों के लिए कोटि सहसंबंध क्या होगा, यानी कि द रैंक कोरिलेशन फॉर द फॉलोइंग डेटा विल बी। यहाँ पे देखिए कोरिलेशन आपको देखना है कि इसका रैंक कोरिलेशन किस में क्या होगा। चलिए -x, -2, 4, 6, 8, 10, वाई में दिया है कि -6, 6, 6, 6 और 6। ठीक, तो ये आपका 47 नंबर है, इसको भी आप लोग सॉल्व करेंगे या मैं अलग से आपको जितने मैथमेटिकल वाले हैं इसको सॉल्व करा दूंगा। तो 47 में देखिए जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। ठीक, कैसे 0 हो जाएगा, इसको आप ऐड कर लीजिए, 10, 8, 18, 6। ठीक, ये क्या हो जाएगा, 10, 8, 18, 6, 24, 4, 28। यहाँ पे देखिए 6 चौक 24 और यहाँ पे आपका -6 है, 24, 6, 30, 2, 32 और ये आपका 28, 2, 30 और यहाँ पे भी आपका माइनस लगा, यानी ये आपका डाट एक्स में है। ठीक, तो यहाँ पे आपका ये घट जाएगा, तो ये आपका 47 का जो राइट आंसर हो जाएगा। इसको हम लोग अलग से देख लेंगे, ठीक, कोरिलेशन के बाद, क्योंकि इसमें अलग से फार्मूला लगेगा कोरिलेशन का। ठीक, तो इसमें केवल आप यही जानिए कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो 0 होगा। ठीक, यानी 47 में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद अगला देखिए 48 की बात करें तो सत्ता, संरचना, पर्यावरण, आर्थिक समानताओं के मध्य संबंध क्या कहलाता है। रिलेशन एमंग पावर स्ट्रक्चर, इन्वायरमेंट एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज इज टर्म्ड। तो सत्ता, संरचना, पर्यावरण और आर्थिक असमानताओं के मध्य जो संबंध होता है उसे राजनीतिक पारिस्थितिकी कहते हैं, पॉलिटिकल इकोलॉजी कहते हैं। एक कॉन्सेप्ट हो रहा है, गैरीमेंटिंग हमने पढ़ाई दी आपको। ठीक, इको टेरिज्म आपको पता है, कल्चरल डिफ्यूजन भी पता है। पॉलिटिकल इकोलॉजी क्या होता है कि जब पावर का, ठीक, यानी पावर स्ट्रक्चर, इन्वायरमेंट एंड इकोनॉमी इनइक्वालिटीज़ का जो संबंध होता है इसी को बोलते हैं पॉलिटिकल इकोलॉजी। 49 में देखिए, इसमें दिया है कि उत्तरी अटलांटिक महासागरीय जलमार्ग विश्व का सबसे महत्वपूर्ण जलमार्ग है। ये आपका कथन दिया है। ये देखिए पहले वाले का ही लगभग रिपीटेड है एक प्रश्न का। तो यहाँ पे दिया है कि उत्तरी अटलांटिक जो महासागरीय जलमार्ग है ये विश्व का सबसे महत्वपूर्ण भी है, बात सही है, महत्वपूर्ण और सबसे व्यस्ततम भी माना जाता है। तो ये आपका क्या है, सही है। दूसरा देखिए दिया है कि उत्तरी अटलांटिक महासागरीय जलमार्ग विकसित व विकासशील राष्ट्रों को समीप लाता है। ये बल्कि विकसित नहीं बल्कि विकासशील नहीं बल्कि विकसित। तो फर्स्ट पेपर का देखिए एक प्रश्न आपका इसी से मिल गया। इधर आपका यूरोप हो गया, इधर आपका यूएसए, इन दोनों को जोड़ता है, दोनों विकसित हो गए। ठीक, तो ये आपका रंग हो जाएगा, आर रंग है, ए राइट है, तो सही उत्तर आपका सेकंड हो जाएगा।
ए सही है, आर गलत है। ठीक, लास्ट प्रश्न है जो आज का, इसको देख लीजिए। निम्न में से कौन सा देश अपने भू क्षेत्रीय आकार से सही सुमेलित है? यानी कि जो अलग देश हैं, देशों का कौन सा उनका टेरिटोरियल शेप है, जो भू क्षेत्रीय आकार है वो कैसा है? रूस का आकार कैसा है? फ्रेगमेंटेड है, यानी विच्छिन्नाकार है। ठीक, कह रहा है कि कौन सा सही सुमेलित है, तो ये विच्छिन्नाकार नहीं है। चिली का विस्फोटाकार नहीं, पोलैंड संयुक्ताकार, फिलीपींस लंबाकार। तो फिलीपींस आप देखेंगे इस तरह से है, तो लंबाकार तो होगा नहीं। चिली विस्फोट के आकार का नहीं, बल्कि ये आपका लंबाकार है। पोलैंड जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 50 का। ठीक, पोलैंड जो है संयुक्त यानी कि कॉम्पैक्ट है पूरा पोलैंड। तो आज का जो ये सेशन रहा यहीं तक हम लोग देखेंगे। कल 50 नेक्स्ट देखेंगे, जिसमें 50 से लेकर 100 तक प्रश्नों का डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है ये टोटल आपको पसंद आएगा, तो अपने मित्रों तक शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।